चौहान वंश अथवा चाहमान वंश एक भारतीय राजपूत राजवंश था जिसके शासकों ने वर्तमान राजस्थान, गुजरात, दिल्ली एवं इसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक शासन किया। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। इस वंश की शुरुआत चाहमान ने 7वीं सदी में की थी और पृथ्वीराज चौहान इस वंश के 33वें राजा थे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। पृथ्वीराज चौहान का जन्म राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर 1167 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज और उसके छोटे भाई हरिराज का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में पाला था। पृथ्वीराज चौहान गुजरात से अजमेर चले गए जब पृथ्वीराज द्वितीय के मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चौहान राजा का ताज पहनाया गया। राजा सोमेश्वर की मृत्यु लगभग 1177 ईस्वी में हो गई। उस समय पृथ्वीराज की आयु लगभग 11 वर्ष की थी। पृथ्वीराज नाबालिग होने के कारण अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 ईस्वी में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया। पृथ्वीराज चौहान राजस्थान, अजमेर के साथ साथ दिल्ली पर भी शासन किया। उनके द्वारा शासित क्षेत्र सपादलक्ष्य कहलाता था। पृथ्वीराज चौहान की कुल 13 रानियां थीं, जिसमें सबसे सुंदर संयोगिता थी। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है, जब पृथ्वीराज की वीरता की प्रशंसा चारों दिशाओं में गूंज रही थी। तब संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता का और सौंदर्य का वर्णन सुना। उसके बाद वह पृथ्वीराज को प्रेम करने लगी। दूसरी ओर संयोगिता के पिता जयचंद ने संयोगिता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से करने की घोषणा कर दी। जयचंद ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ के बाद संयोगिता का स्वयंवर होना था। जयचंद अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भारत पर अपने प्रभुत्व की इच्छा रखता था, जिसके विपरीत पृथ्वीराज ने जयचंद का विरोध किया। जयचंद ने पृथ्वीराज को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया और उसने द्वारपाल के स्थान पर पृथ्वीराज की प्रतिमा स्थापित कर दी। दूसरी ओर जब संयोगिता को पता चला कि पृथ्वीराज स्वयंवर में अनुपस्थित रहेंगे, तो उसने पृथ्वीराज को बुलाने के लिए दूत भेजा। संयोगिता मुझसे प्रेम करती है, यह सब जानकर पृथ्वीराज ने कन्नौज नगर की ओर प्रस्थान किया। स्वयंवर काल के समय जब संयोगिता के हाथ में वरमाला लिए उपस्थित राजाओं को देख रही थी, तभी उसकी नजर द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी। उसी समय संयोगिता मूर्ति के समीप जाती है और वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति को पहना देती है। उसी क्षण घोड़े पर सवार पृथ्वीराज राजमहल में आते हैं। सिंहनाद के साथ सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं। मुसलमानों का भारत पर आक्रमण और तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गौरी ने यह अनुभव किया कि भारत पर विजय सिंध तथा मुल्तान के मार्गों से होनी असंभव थी और भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए पंजाब ही उचित मार्ग है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पंजाब पर विजय पाने के लिए निश्चय किया। 1186 ईस्वी में उसने पेशावर, जो कि पंजाब के शासक के अधीन था, उस पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार जमा लिया, परंतु वह हिंदुस्तान का स्वामी नहीं कहला सकता था। भारतवर्ष में संपन्न तथा सशक्त राजपूतों के राज्य थे, जो कि मोहम्मद गौरी को आगे बढ़ने तथा उनके प्रदेशों पर आक्रमण करने से रोकने को तैयार थे। उन्हें अपने वंश चरित पर अभिमान था और वह अपने स्वाभिमान के लिए प्राण भी दे देते थे। युद्ध लड़ना उनकी प्रिय रुचि थी और उन्होंने युद्ध में कभी पराजय और आत्मसमर्पण के विषय में नहीं विचार किया था। पृथ्वीराज चौहान एवं राय पिथौड़ा, जो दिल्ली तथा अजमेर का शासक था, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों को रोका। पृथ्वीराज चौहान की सेना में 2 लाख सैनिक तथा 3000 हाथियों के साथ मोहम्मद गौरी पर चढ़ाई कर दी। उसके सहयोगी राजकुमारों ने उसे सहायता प्रदान की। जयचंद, जो कन्नौज का शासक था, वह इस युद्ध में अलग रहा क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की अनुमति के बिना उसकी पुत्री संयोगिता से विवाह कर लिया था। 1191 ईस्वी में तराइन के रज्म क्षेत्र में युद्ध प्रारंभ हुआ। मोहम्मद गौरी ने दाएं बाएं तथा मध्य की चालों की सहायता ली और स्वयं मध्य की सेना को नेतृत्व किया। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मुसलमानों की सेना के दोनों अंगों पर आक्रमण किया, जो सब दिशाओं में बिखरी हुई थी।
मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के भाई गोविंदा राय के दांतों को तलवार की एक बार से बाहर निकाल दिया। गोविंदा ने भी इसके बदले में मोहम्मद गौरी की भुजा में गहरा घाव दिया। इससे घबराकर मोहम्मद गौरी को पीछे हटना पड़ा और उसके घाव से रक्त का संचार होने लगा। उसकी शक्ति मंद पड़ने लगी और वह घोड़े से गिरने ही वाला था कि एक खिलजी सैनिक ने उसकी सहायता की और उसे उठाकर रण क्षेत्र से बाहर ले गया। मुसलमानों की सेना तितर बितर हो गई। राजपूतों ने 40 मील तक उनका पीछा किया। मोहम्मद गौरी गजनी लौट गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने बिना लड़े ही विजय प्राप्त की। गजनी पहुंचकर मोहम्मद गौरी ने उन सब अधिकारियों और सैनिकों जो कि रण क्षेत्र से भागे थे उन सबको दंड दिया। 1191 ईस्वी के तराइन के पहले युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी न चैन की नींद सोया न चैन की नींद उठा, परंतु दुख और चिंता ने उसका साथ नहीं छोड़ा। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध प्रारंभ हुआ। मोहम्मद गौरी ने 1,20,000 सैनिकों की विशाल सेना सहित गजनी से चल पड़ा। युद्ध आरंभ हुआ। आरंभ में मुसलमानों के आक्रमण का सामना करने में हिंदू अश्वारोही सेना को सफलता मिली। प्रातः से सायकाल तक युद्ध होता रहा। सायकाल से थोड़ी ही देर पहले 12,000 घुड़सवार सहित मोहम्मद गौरी ने धोखे से ऐसा आक्रमण किया कि राजपूतों के शिविर में मृत्यु और संहार मच गया। राजपूत इस आक्रमण को सह न सके और पराजित हुए। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज और उनके मित्र चंदबरदाई को बंदी बनाकर गजनी ले गया। पृथ्वीराज की मृत्यु के विषय में अनेक धारणाएं हैं। चंदबरदाई द्वारा लिखित पुस्तक पृथ्वीराज रासों में संबंधित संपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर बंदी बना लिया और उसके बाद गर्म सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की आंखों को जला दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज से चंदबरदाई के द्वारा उनकी आखिरी इच्छा पूछने को कहा। पृथ्वीराज चौहान में शब्द भेदी बाण छोड़ने के गुण थे। इस कला की प्रदर्शन की बात मोहम्मद गौरी तक पहुंचाई गई, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने इसकी मंजूरी दे दी। पृथ्वीराज जिस महफिल में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे उसी महफिल में मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। चंदबरदाई और पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना रखी थी। चंदबरदाई ने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण त ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस दोहे को बोलकर चंदबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत दे दिया। जैसे ही मोहम्मद गौरी शाबाश बोला, वैसे ही अपनी दोनों आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को अपने शब्द भेदी बाण के द्वारा मार डाला। मोहम्मद गौरी के मरते ही पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई ने अपनी दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे की हत्या कर दी।